नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में अपार हर्ष के साथ एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरणों में विभाजित कर देखे थे। अभी हम लोग पहले चरण को समाप्त कर चुके हैं। अभी द्वितीय चरण जो गर्मपंथी चरण या उग्र राष्ट्रवादी चरण है उसको पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत जो उग्र राष्ट्रवाद के जो अग्रणी नेता थे, बड़े नेता थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं और उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछा जाता है। तो हम लोग लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि को पढ़ लिए हैं और आज हम लोग तिलक को पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक, जिनके बगैर न तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिकल्पना की जा सकती है, न तो गांधी को समझा जा सकता है। इसीलिए तो यूपीएससी एक बार जीएस में प्रश्न पूछ चुका है कि जो महात्मा गांधी थे और जो तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के बीच महत्वपूर्ण सेतु थे, बांध थे, तो इनको आप समझेंगे तभी गांधी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएंगे। और इनसे संबंधित चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें निश्चित रूप से पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट हो या फैक्ट्स। तो इनसे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इनसे जो संबंधित संपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में हुआ था। महाराष्ट्र जानते हैं कि वहाँ पठारी क्षेत्र है और वहाँ उत्पादन करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जो मराठी होता है वह चाहे हालात कितने भी खराब ना हो क्यों हो जाए, वे हार नहीं मानते हैं। और इस संघर्ष और हार जो न मानने की जो भावना थी वह तिलक में कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने अपने जो शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बाद इन्होंने संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन अपने देश प्रेम और देश के विकास के लिए अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने जो भारतीय समाज में जो विषमता है, जो अमीरी गरीबी के बीच जो खाई है, उसको पाटने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप दुनिया का तमाम चीज हासिल कर सकते हैं। तभी तो दिवंगत अफ्रीकी राष्ट्रपति था जिसने कहा था कि जो शिक्षा वह हथियार है जिसको आप दुनिया को बदल सकते हैं, और नेल्सन मंडेला ने कहा था। इसी तरह अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो एक बार पी लेता है वो दहाड़ता ही रहता है। तो यह समझते थे कि जो भारतीय समाज में जो गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर जो विभाजन है एक दूसरे के प्रति, उसको शिक्षा के माध्यम से ही पाटा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और फिर उन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जो भारतीयों का हित था उसके प्रति उसको जागरूक किया जा सकता था। अतः उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना पहला कदम उठाया। अब अपने संदेश को जो भारतीय में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए, या जो अंग्रेज के खिलाफ जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें जो जनता है उसको भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए, वह घर घर जाकर सबसे मिल तो नहीं सकते थे वह कि भैया चलो हमारा अंग्रेज शोषण कर रहा है, गरीबी बीमारी का कारण यही है। वह कितने को घर घर, भारत जैसा विपुल देश, इतना बड़ा देश, कितने को कहते। अतः उन्होंने जो इसके घर घर तक पहुंचने का जो माध्यम था उनका, वह अपनी पत्रिका को बनाया। और 1881 में उन्होंने जीजी अगरकर के साथ मराठी
जो कि अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो कि मराठी भाषा में था, का प्रकाशन किया इन दोनों अखबारों का। और फिर 1888 में उन्होंने इन दोनों पत्रिकाओं का जो संपादन था वह स्वयं संभाल लिया। पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत की जो काली करतूत था, जो भारत का शोषण कर रहा था, उसको लिखा और जनता को बताने का काम किया कि भैया देखो, यह तुम्हारा शोषण है और यह तुम्हारा जो गरीबी है, बीमारी है, अकाल है, कोई ईश्वर ऊपर से नहीं, यह अंग्रेज का देन है। वे अपने निडर पत्रकारिता, साहस और बलिदानी भाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो जीवन भर संघर्ष किया, उसकी अनुपम मिसाल नहीं मिल सकती उनसे अच्छा। उन्होंने जब 1897 में जब पूना में प्लेग फैल गया, तो उन्होंने बहुत सारे नेता जो पूना को छोड़कर अपने जान बचाने के लिए भाग गए थे, लेकिन तिलक आपको कहे ना, वह कठिन परिस्थितियों में हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार की जो प्लेग से निपटने की सहायता था उसमें समर्थन किया और खुद राहत कार्य चलाए। लेकिन अंग्रेजों जो प्लेग पीड़ित था, उसके प्रति उसका जो व्यवहार था काफ़ी खराब था। इससे वहाँ की जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक था। एक तो बेचारा प्लेग से मर रहा था, दूसरी बात सरकार उसके साथ व्यवहार करता था नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, भेद के आधार पर। और इस आक्रोश का परिणाम हुआ कि जो 27 जून 1897 है, उस दिन जो पूना प्लेग कमेटी का अध्यक्ष था और लेफ्टिनेंट जो आर्यस्ट था, उसकी हत्या एक देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को जग जाहिर करने के लिए दो मराठी ब्राह्मण बालकृष्ण और दामोदर चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। और पहले से ही तिलक महाराष्ट्र में जो संघर्ष है उसके लिए जमीन तैयार कर रहे थे और आने वाले संघर्ष के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। वे महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवाद के अग्रणी नेता थे, सबसे बड़े नेता थे, और वह अंग्रेज सरकार उससे बहुत कुपित थी। वो तो बहाना खोज ही रहा था कि तिलक को सबक सिखाया जाए कुछ ऐसा करके, लेकिन कोई उसको मौका नहीं मिल रहा था। और यह जो अधिकारी की हत्या हुई, उसका जो जिम्मेदार तिलक को ठहरा दिया कि यह तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा था हत्या का। और 27 जुलाई 1897 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय दंड संहिता की 124A के तहत उनको राजद्रोह का मुकदमा लगाया और इसका जो आधार था बनाया कि भैया यह अंग्रेज अधिकारी का जो हत्या हुआ है, इन अधिकारियों का, उसमें आपकी उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही जिम्मेवार है। और 15 जून को उन्होंने जो अपनी पत्रिका केसरी था उसमें 2 लेख लिखे थे, और एक तो उन्होंने अपने भाषण में जो शिवाजी के द्वारा जो बीजापुर के सरदार अफजल खां था उसकी हत्या उन्होंने बकनगा से बीचों बीच फाड़ कर दिया था, उसके बारे में कहा कि उसको अचित सिद्ध किया था कि सही किया था शिवाजी ने अफजल खां की हत्या का, जो 1659 में कर दिए थे। एक दूसरी पत्रिका जो एक अज्ञात जो मराठी युवक था, उसने शिवाजी के जन्मोत्सव के समारोह था उस पर पढ़ा था। इसमें शिवाजी ने जो वर्तमान भारत के जो बदतर हालात थे उस पर कटाक्ष किया था, उस पर व्यंग किया था। देखो यह कैसा मेरा भारत को बना दिया है, शोषण कर रहा है, धन को ले जा रहा है, गरीबी है, उपेक्षा है, इसका आधार बनाया गया था। और जो जूरी के सदस्य थे वह 9 लोगों की जूरी सदस्य गठित किया गया था, 9 सदस्यों वाली, और उसने जिसमें कि 6 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे।
और इस जूरी की अध्यक्षता अस्ट्रेची कर रहा था और तीनों भारतीय सदस्य था, उसने तिलक को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। लेकिन जो अस्ट्रेची की अध्यक्षता में जो अन्य यूरोपीय सदस्य थे, उन्होंने तिलक को इसके लिए दोषी ठहराया और उन्हें 18 माह की सजा हुई। बहुत सारे किताबों में भी लिखा गया है कि वह जो तिलक थे वह पत्रकारिता के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन उनसे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने एक लेख में जो नॉरिस था कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसकी आलोचना की थी एक मुकदमे को लेकर। उसके खिलाफ उनको जो 2 माह की सजा हुई थी, तो पहले व्यक्ति वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर जब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में जो बंगाल विभाजन के प्रतिघात और प्रत्युत्तर में विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला था, वह बंगाल में ही चला था और इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने में विशेषकर मुंबई और पुणे में तिलक का बड़ा योगदान था। और जो पहले क्या था, अपने अपने क्षेत्र में सब आंदोलन करता था, पूरे राष्ट्र में तो होता नहीं था। लेकिन जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी चला, उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया। जो पहले भारत था उसको भारतवर्ष तिलक ने बना दिया। यही सबसे बड़ी जो भारतवर्ष की कल्पना है अखंड भारत की, वह जो प्रणेता है वह तिलक ही थे। फिर जो इनकी सक्रिय भागीदारी थी, जिसके कारण अंग्रेज सरकार कुपित थी और 24 जून 1908 के अपनी एक पत्रिका में उन्होंने लेख लिखा, जिसके कारण जो अंग्रेज सरकार था उसको उनको दोषी ठहराया, अशांति और अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया और पुनः उनको 6 वर्ष की सजा हुई और उनको जो मांडले जेल जो तत्कालीन बर्मा था, अभी म्यांमार है, वहाँ रखा गया और 16 जून 1914 को फिर वह रिहा हुए। तो ये उनकी पत्रकारिता का संघर्ष था। 1893 में उन्होंने जो शिवाजी जो गणपति महोत्सव बड़ी उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, धर्म के प्रति जो भारतीयों का जो हिंदुओं का जो स्वभाव है, जो लगाव है, वह काफ़ी गहरा था। तो जो 10 दिन तक चलने वाला जो गणपति महोत्सव था, उसका माध्यम उन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लेखों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से उसको प्रसारित किया। नेता वही होता है ना भाई, जो परिस्थितियों को अपने अनुसार सृजित कर देता है। गांधी और अन्य नेता में यही अंतर था कि गांधी समय की नब्ज को पहचानते थे, परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते थे। जैसे सोच सकते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, एक नमक के नाम पर छेड़ा गया। बहुत सारे नेता को आश्चर्य लगता था कि नमक के नाम पर भी आंदोलन चलाया जा सकता है। तो क्या है, उन्होंने नमक को भंग कर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ दिया और उसकी तीव्रता काफ़ी व्यापक थी। और आज देख रहे हो कि मोदी की सफलता का क्या कारण है, वह जो विपदा है उसको भी अवसर में तब्दील कर देता है। चाहे आप कोरोना में थाली बजाने से लेकर जो अनेक समारोह होते हैं, उसमें उसको विशेष तौर पर दिखाया जाता है। तो यही नेता का गुण था। तो उनमें नेता का गुण था, तो उन्हें गणपति महोत्सव को राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का माध्यम माना। जो हमारा अतीत है वह क्या देता है, प्रेरणा देता है। जो हमारे राष्ट्र के जो बहादुर हुए, जो बड़े बड़े शासक हुए, वे हमको आज भी प्रेरणा देते हैं। जैसे सम्राट अशोक, जो पूरे भारतीय महाद्वीप में उससे बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था, आज भी हमें भारतीय और बिहारियों को यह प्रेरणा देता है। हमें गौरव के प्रति अभिमान होता है कि भैया हमारा जो राष्ट्रीय शासक था अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। तो क्या है, आज भी जैसे कि आपके परिवार में आप देखें कि कोई बड़ा व्यक्ति है, चाहे आपके दादा पिताजी का गांव में बड़ा सम्मान है, तो आपको अभी स्थिति भले ही बहुत खराब हो गया हो, लेकिन क्या है, आपको प्रेरणा वो देते हैं कि जो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, गांव का बहुत सम्मान था, उनका बात सब मानता था। तो इसीलिए उन्होंने जो 1895 में, कहीं कहीं 96 में लिखा जाता है, जो शिवाजी की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया जाता था, उसको उन्होंने जो मराठी युवा था उसको राष्ट्रीय संघर्ष के लिए तैयार किया। उसमें जो शिवाजी का जो पराक्रम था, कीर्ति था, जो बलिदानी संघर्ष था,
जो अनुपम मिसाली वीरता था उसको प्रसारित किया, युवाओं में उसको अपने जो अतीत है उसको उसका जो गुणगान किया और उसको जगाया। और इससे क्या है, मराठियों में क्या साहस, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, जो बलिदान के भाव है, उत्सर्ग का जो भाव है वो पैदा हुआ। उसी तरह जो 1896 है, वहाँ उन्होंने कपड़ा उत्पाद शुल्क के विरोध में जो महाराष्ट्र में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन चलाया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार बहिष्कार आंदोलन चलाया। वह जानते थे कि जो यह बनिया है अंग्रेज, उसको मारने पीटने या गाली देने से कुछ नहीं होगा। जो उसको जब तक उसकी जो आर्थिक क्षमता है, उसको जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट नहीं किया जाएगा तब तक वह भागेगा नहीं। बनिया का क्या है, उसको जब कितना कितना भी हितैषी हो लेकिन वह लाभ और लोभ नहीं छोड़ता है, और वह जब उसको घाटा होगा तब ये उसको यहाँ से भगाया जा सकता है। तो यह गांधी से पहले भी जो अंग्रेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की जो परिकल्पना की थी वह तिलक ने की थी। 1896 में उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार आंदोलन चलाया था। उसी तरह 1896-97 में जो महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था और फसल वहाँ नष्ट हो गई थी, तो किसानों को उन्होंने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से अपील की, आग्रह किया कि भैया ये अंग्रेज है उसको टैक्स मत दो, लगान मत दो, राजस्व मत अदा करो। इसीलिए 1896-97 में उन्होंने कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। इसी तरह उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना कार्य किया। 1891 में जब एज ऑफ कंसेंट बिल पास किया गया, लाया गया, तो उसका उन्होंने विरोध किया। यह बिल क्या था कि जो 12 वर्ष की कम जो बालिकाएं हैं उसके शादी पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो तिलक इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भैया एक विदेशी सरकार के द्वारा हमारा सुधार नहीं होना चाहिए, सामाजिक सुधार, यह जनता के स्वयं ऐच्छिक प्रयत्नों से इसका सुधार होना चाहिए। आप बताइए कि आपके समाज में सुधार के लिए, जो कानून बनाने के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं अंग्रेजों से, विदेशी सरकार से, तो क्या यह हमारी कमजोरी है कि हमारा जो समाज है वह सरे गले रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ है और अंग्रेज का जो समाज है बहुत बढ़िया है। तो क्या है, उसको उसकी जो सरकार शासन करने का जो यहाँ पर तर्क था उसको हम वैधानिकता प्रदान कर रहे हैं। तो तिलक को आदमी रूढ़िवादी समझता है, लेकिन वह दूसरे संदर्भ में कहे थे। आज हम पर दूसरे के आग्रह करते हैं कि भैया मेरा यह काम कर दो, तो क्या है, उसका उपकार हो जाता है, हम पे उसका जो सर्वोच्च जो वर्चस्वता है वह स्थापित होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम शिक्षा के माध्यम से जो भारतीय जनता है उसको प्रबुद्ध बनाएंगे और तब सुधार अपने आप होगा। तो 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया। उनको जो अपने राष्ट्र के प्रेम के प्रति राष्ट्रीय संघर्ष और अंग्रेजों को भगाने के लिए जो उस समय सबसे बढ़िया मंच लगा था वह कांग्रेस थी, और 1891 से ही वो कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होना शुरू कर दिया। और फिर 1907 में जब कांग्रेस विभाजित होने के कगार पर थी, सूरत अधिवेशन 1907 में, तो उसकी जो नकारात्मक परिणाम थे, नुकसान होने वाले थे, वह जानते थे तिलक, और इसीलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि जो 1907 का जो कांग्रेस में जो विभाजित होने वाली है कांग्रेस, उसको रोका जाए, लेकिन वह इसमें असफल हो गए। पुनः जब 16 जून 1914 को जब उनको मांडले जेल से रिहा किया गया कारावास पूरी करके, तब उन्होंने फिर से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वह बेपटरी पर उतर गया था, उसको पटरी पर लाने के लिए प्रयास करने लगे। वह हालात के प्रति काफ़ी चिंतित थे। वे चाहते थे कि जो अंग्रेज है उसके खिलाफ एक
मजबूत संघर्ष आरंभ किया जाए। और इसीलिए उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर विभाजित हो गया था गरम दल नरम दल, उसको एकीकृत करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उन्होंने जो एनी बेसेंट थी उसके साथ मिलकर कांग्रेस को एकीकृत कर दिया, उसमें गर्मपंथियों का प्रवेश हुआ। फिर अब उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज है उसके विरुद्ध हम लोग एक साझे संघर्ष करेंगे तो उसको ज़्यादा हराया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जो लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके साथ मिलकर कांग्रेस लीग समझौता कराया। और उसी अधिवेशन में उन्होंने, लखनऊ अधिवेशन में ही उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा दिया था। और इसी अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि भैया ये कांग्रेस है, साल में जो इसका अधिवेशन होता है इसके नीतियों और कार्यक्रम पर जो बढ़िया से लागू करने के लिए, साल उसको संचालित करने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाए। आप देखेंगे कि आपके परिवार में 5 सदस्य, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी कामों को देखता है, नमक लाने से लेकर खेत जोतने तक। उसी तरह वह कार्यकारिणी का गठन करना चाहते थे, लेकिन जो नरमपंथी थे वह इस प्रस्ताव का विरोध किया, पास नहीं। और यही देखेंगे कि 1920 में जो गांधी है कांग्रेस के संविधान को संशोधित करवाते हैं और कार्यकारिणी का गठन करवाते हैं। फिर जो 20 अगस्त 1917 को जो मांटेगू घोषणा किया गया था, जिसको उदारवादियों ने जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, लेकिन तिलक उसको जानते थे कि यह एक ढकोसला है या कुछ देने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने सुरविहीन उषा काल कहा था मांटेगू घोषणा को। और तिलक के ही प्रस्ताव पर जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट थी। उसी तरह एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था और होम रूल लीग का गठन किया था। और उनकी जो मुख्य मांग थे स्वशासन। और फिर उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार भी नहीं की। वो पहले व्यक्ति हैं जो कांग्रेस प्रमुख व्यक्ति हैं जो कांग्रेस का सदस्य रहते हुए भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। हालांकि 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में उनकी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वह मुकदमे की पैरवी के लिए ब्रिटेन चले गए थे। जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक था, जो एक पुस्तक लिखा था इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल, जिसको चिरोल भी कहीं कहीं कहा जाता था, उसने भारतीय अशांति का जनक तिलक को कहा था और इसके लिए उन्होंने मुकदमा इंग्लैंड में उसके खिलाफ कर दिया था। इसके लिए वह इंग्लैंड चले गए थे। और फिर 1920 में जो गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा था, उसका वह बहुत बड़ा समर्थक थे। लेकिन 1 अगस्त 1920 का जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु के दिन जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तिलक के स्मारक के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वह दादा भाई नौरोजी थे, जो वही देशभक्त, वही सच्चा देश राष्ट्रवादी, जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि भैया मैं अल्पसंख्यक और पारसी बाद में हूँ, पहले हम भारतीय हैं और राष्ट्रवादी हैं। तो ऐसा व्यक्ति उनका गुरु था। और उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। वह जो प्राच्य विद्या है उनके प्रकांड विद्वान माने जाते थे। उनका जो व्यक्तित्व है बहुयामी है। और जब मैं पढ़ रहा था तो अपने जो पुरखे थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उस पर मुझे बहुत अगाध नाज हुआ। और क्या कहें, उनके व्यक्तित्व इतना व्यापक है कि जिसको समझना बहुत दुरूह का काम है। और उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी और उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज
द आर्किव होम ऑफ वेदास, वेदांत ज्योतिष और एक अधूरी कीर्ति है, वैदिक क्रिमिनोलॉजी जो पूरा नहीं कर सके हुए। इसके अतिरिक्त जो भगवत गीता है, और जो भगवत गीता है उस पर उन्होंने एक काव्य टीका लिखा, गीता रहस्य। और यह मांडले जेल जो 1908 से 1914 के बीच जो मांडले जेल थे बर्मा, उसी जेल के दौरान और कारावास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य लिखा था, जिसमें कर्मयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और वह पुस्तक आधुनिक राष्ट्रवाद का बाइबिल माना जाता है। तो आइए हम लोग अब पहले हम लोग आपको अवधारणा स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जो विगत परीक्षा आप हुआ है और जो आने वाले समय में परीक्षा होने वाला है, उसमें आप कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट्स तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, बेसिक तथ्य। जैसे अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी द्वारा जुडिशियरी का एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुशीलन समिति क्या था, या एक्सट्रीमिस्ट था, क्या गर्मपंथी था, क्या मॉडरेटिस्ट नरमपंथी था, या रेवोल्यूशनरी था, या सोशलिस्ट था, समाजवादी था। तो आपको जब तक इसको नेचर का पता नहीं हुआ कि वो क्या था, तो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। अब यह नहीं पूछता है कि अनुशीलन समिति कब गठन किया गया था, या इसको कहाँ किया गया था, किसने गठन किया गया था। आप उसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है परीक्षाओं में, और क्या किस तरह से क्वेश्चन पर जो परीक्षा है उसमें पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। बाबूरे आपको पूछ सकता है कि जो तिलक है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। डेट भी पूछ सकता है कि उनका जन्म दिवस कब है या जन्म कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1856। पूछ सकता है कि उनको महाराष्ट्र के किस जिला में हुआ था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में हुआ था। उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया था, तो न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। इसको पूछ सकता है कि न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। पूछ सकता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसको संस्थापक कौन थे, या किसने संस्थापित किया था, तो तिलक ने। और बाद में जो यही स्कूल है फर्गुसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अठारह में वह जीजी अगरकर के साथ मिलकर मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित करते हैं तिलक, जीजी अगरकर के साथ मिलाकर 1881 में। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो मराठी पत्रिका है वह किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो तिलक। और यह भी पूछता है कि जो मराठा पत्रिका था वह किस भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। यह भी पूछ सकता है केसरी किनकी पत्रिका था, पूछता है कि केसरी किनकी पत्रिका था, तो तिलक का। और यह किस भाषा में था, तो मराठी में। यह पूछता है क्वेश्चन इस तरह से कि पत्रिका किनकी थी, यह पत्रिका किस भाषा में था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि तिलक ने किनके साथ मिलकर मराठा और केसरी का प्रकाशन किया था, तो यह जीजी अगरकर के साथ। और फिर 1988 में 1888 में जो मराठा और केसरी है उनका संपादन स्वयं तिलक करने लगते हैं 1888 के बाद। देखिए 1891 में जो एज ऑफ कंसेप्ट बिल पास हुआ था उसका उन्होंने विरोध किया कि भैया विदेशी शासक है उसके द्वारा हमारा समाज सुधार नहीं होना चाहिए, हम अपने खुद समाज सुधार करेंगे। इसमें से पूछता है कि यह भी पूछ सकता है कि कौन गर्मपंथी नेता जो एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल का विरोध किया था, तो तिलक ने। इसमें पूछ सकता है कि कौन सा गर्मपंथी नेता था जो 1891 के जो
एज ऑफ कंसेंट बिल है उसका समर्थन किया था। तो बिपिन चंद्र पाल थे। बिपिन चंद्र पाल भी गर्मपंथी नेता थे। तो इन्होंने जो 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल है उसका समर्थन किया था। और 1893 में पूछता है कि गणपति महोत्सव किसने मनाया था महाराष्ट्र में, तो तिलक ने शुरू किया था। यह भी पूछ सकता है कि गणपति महोत्सव तिलक ने महाराष्ट्र में कब मनाया था, तो इसको डेट पूछता है 1893। ये राष्ट्रीय चेतना जो वो अपने लेखों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से राष्ट्रीय जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीय चेतना है, उसको प्रचारित किया था तिलक गणपति महोत्सव में। पूछ सकता है कि 1893 में किसने गणपति महोत्सव शुरू किया, तिलक। और यह भी कि गणपति महोत्सव कब मनाया था तिलक ने, तो 1893। पुनः 1895 या 96 कहीं कहीं लिखता है में शिवाजी जयंती का जो समारोह आयोजित किया गया था, उसमें जो मराठी युवा है उसको राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए तैयार कर सके। उसमें बलिदान भाव, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, जो उत्सर्ग करने की भावना है, उसको उन्होंने इसके माध्यम से उसमें प्रवेश कराया। और फिर 1896 में उन्होंने जो महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आंदोलन चलाया, जो कपड़ा उत्पाद शुल्क लगाया गया था उसके विरुद्ध। पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बहिष्कार आंदोलन चलाया था, तो यह पूछा जा चुका भी है, तो यह तिलक थे। और यह भी पूछता है कि गांधी से पहले वो कौन ऐसे नेता थे जिसने बहिष्कार आंदोलन चलाया था, तो यह भी तिलक थे। दोनों तरफ से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आंदोलन चलाया था, या गांधी से पहले कौन व्यक्ति थे, यह भी पूछा जा चुका है। और यह कहाँ चला गया था, महाराष्ट्र में। विदेशी कपड़ा, जो कपड़ा उत्पाद शुल्क लगाया गया था उसके विरोध में। जब 1896-97 में जब जो महाराष्ट्र है वहाँ अकाल पड़ा, तब उन्होंने किसानों के कहा कि जब आपकी फसल ही नष्ट हो गई है तो कर किस बात की, लगान किस बात की, भू राजस्व किस बात की, इसीलिए कोई टैक्स नहीं दो, कोई टैक्स आंदोलन नहीं चलाया। तो आपको पूछ सकता है डेट की तिलक ने कोई टैक्स नहीं, कर नहीं, आंदोलन देना किस वर्ष चलाया था, 1896-97 में। और किसने चलाया था महाराष्ट्र में, कौन नेता ने कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था, तो वह तिलक। इस तरह से आपको पूछेगा। जैसे कि 1897 है वहाँ पूना में फ्लैग फैल गया था, जिसके कारण जो अंग्रेजी सरकार था वह काफ़ी भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। तो 27 जून 1897 को जो रेंड था, ये पूना फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष था, और जनरल आयर्स था। इसकी हत्या जो बालकृष्ण और चापेकर बंधु था, चापेकर बंधु बालकृष्ण और दामोदर चापेकर, उन्होंने 27 जून 1857 को जो ये रेंड पूना फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष था और आयर्स था, उसकी हत्या कर दी। पूछता है कि ये रेड और आयर्स की हत्या किसने की, तो चापेकर बंधु बालकृष्ण और दामोदर चापेकर। तब पूछता है कि दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने किस अधिकारी की हत्या कर दी थी, तो रेड और आयर्स की। यह भी, इसको डेट भी पूछ सकता है कि किस तारीख को उनकी हत्या कर दी गई थी। और जो 17 जुलाई है 1897 को, उनको जो ये चापेकर बंधु के द्वारा जो हत्या किया गया था उसके आरोप में कि उन्होंने ही षड्यंत्र रचा था, इसलिए इन अधिकारियों की हत्या कर दी गई इन युवकों के द्वारा। तो यह 27 जुलाई 1897 को उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है भारतीय दंड संहिता 124A के तहत, जिसको कि आज भी देखते हैं। जैसे कि बिहार का एक यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है भारतीय दंड संहिता 124 के तहत।
जो राजद्रोह का कानून है। भले वह गलत किया है, सही किया है, वो तो न्यायालय उसका फैसला करेगा। और उसका आधार क्या बनाया गया था गिरफ्तार के? तो जो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां का जो हत्या है वह बढ़िया था। और इसका तात्पर्य क्या है कि रेडर और एमहर्स्ट ने जो हत्या कर दिया है वह वह भी उसको भी वह सही ठहरा रहे थे। और कविता एक शिवाजी का युद्धार, एक जो शिवाजी जयंती में समारोह आयोजित किया गया था, तो एक युवक ने उनकी कविता पढ़ा था। तो इन दो आधारों को एक लेख केसरी में उन्होंने छापा था 15 जून को। इसके आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें जब उनके मुकदमा चला तो जो जूरी के 9 सदस्यों की एक जूरी बनाई गई, जिसमें 6 यूरोपीय था और 3 भारतीय थे। और 3 भारतीय यह तिलक को निर्दोष मान रहे थे, जबकि जो यूरोपीय था इसकी अध्यक्षता स्ट्रेची कर रहा था। यह पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। कै सदस्यों की ज्यूरी थी, उसमें कितने भारतीय थे और कितने यूरोपीय थे और कितने भारतीय थे, और उसका अध्यक्ष कौन था, यह भी पूछता है। और कितनी माह की सजा हुई, तो 18 माह की सजा हुई। यह सजा भी पूछ सकता है कितनी माह की सजा हुई थी। फिर एक लेख के कारण 24 जून 1908 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और सजा 6 वर्ष की हुई थी। 1908 से 19 पूछता है कि वह कितने वर्ष की सजा हुई, 6 वर्ष। कभी कभी आपको यह काल पूछ देगा कि कितने वर्ष कहाँ कितने वर्ष के दौरान रहे थे, 1908 से 1914। अब पुनः इनको गिरफ्तार कर बर्मा जेल पूछता है कि तिलक को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो यह मांडले जेल रखा गया था, जो कि बर्मा में था उस वक्त का, अभी म्यांमार में है। और या फिर उनको जेल से किस तारीख को किया गया था, रिहा किया गया था 16 जून 1914 को। या रिहा का डेट पूछ सकता है, पूछा है, पूछेगा भी कि उनको किस जेल में रखा गया था, मांडले बर्मा जो अभी म्यांमार में है, और उनकी सजा कितनी हुई थी, ये पूछता है। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि तिलक कांग्रेस में कब से भाग लेना शुरू किया। तो वे कांग्रेस में 1891 से भाग लेना शुरू किए थे। जब पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में 1891 से वह भाग लेना शुरू कर दिए। पुनः जो सूरत अधिवेशन 1907 था, इसमें वे गर्मपंथी नेता थे, लेकिन वह कांग्रेस का विभाजन नहीं चाहते थे। और आपसे पूछेगा कि वह कौन से गर्मपंथी नेता थे जिन्होंने सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस के विभाजन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था। तो वो कौन थे, तिलक थे। फिर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत ऐतिहासिक था। पहली बात कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास, इसके प्रयास से पूछता है कि लखनऊ समझौता हुआ वह किनके प्रयास से, तो लखनऊ पैक्ट हुआ था, कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता हुआ जिसको कि लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, वह मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के प्रयास से हुआ था। उसके बाद जो 1916 के इस अधिवेशन में जो कांग्रेस का जो एकीकरण हुआ, भाई भाई मिला, गरम दल और नरम दल, उसमें भी वह एनी बेसेंट और तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यह पूछ सकता है कि एकीकरण में कांग्रेस के गरम दल नरम दल में शामिल एकीकरण करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। या यह भी पूछ सकता है आपसे कि तिलक को पुनः कांग्रेस में कब वापसी हुई। तो यह 1916 के अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में उनको भी शामिल कर लिया गया था, उसके बाद गर्मपंथियों को। और जो ये लखनऊ पैक्ट हुआ जो कांग्रेस और लीग के बीच, तो उन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। और इसी पैक्ट का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था।
और इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह पूछा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था? तो यह लखनऊ अधिवेशन में से 16। और इसी अधिवेशन में उन्होंने जो कार्यकारिणी का गठन, कांग्रेस के जो कार्यकारिणी था उसको गठन का प्रस्ताव दिया था। यह पूछता है कि तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारिणी का गठन का प्रस्ताव दिया था? तो यह 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। चाहे यह भी पूछ सकता है कि गांधी से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी का गठन किसने प्रस्ताव दिया था? तो यह तिलक थे, ताकि जो उसके अधिवेशन में जो निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिया जाता था, जो फैसले किया जाता था, उसको लागू करने के लिए इसका गठन किया गया। 1920 में देखेंगे तो यही गांधी इसी को कांग्रेस का संविधान संशोधित करवाकर कार्यकारिणी का गठन करवाते हैं। और जो तिलक था उसको जो प्रस्ताव को नहीं माना गया वह धर्मपंथियों के विरोध के कारण। उसी तरह 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें तिलक के प्रस्ताव पर जो एनी बेसेंट थी, आयरलैंड से आई थी, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इसमें प्रस्ताव कौन दिया था? पूछता है किसके प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। यह क्वेश्चन एक पूछेगा कि किनके प्रस्ताव पर? तो तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। यह भी पूछा जा चुका है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी, तो इसी अधिवेशन में बनी थी। यह पूछा था कि किस अधिवेशन में उनको चुना गया था, यह तारीख भी आपको पूछ सकता है। तो इस तरह से इसको पूछता है, आप ध्यान में रखें। जो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को किया गया था, यह भारत का सचिव था। और इस घोषणा को जहां उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, वहीं इसको तिलक ने, गर्मपंथियों ने इसको सुरविहीन उषा काल था। बीपीएससी यह पूछा है कि सुरविहीन उषा काल किसने कहा था मॉन्टेग्यू घोषणा को? तो इसने तिलक ने कहा था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा। अब उनके कुछ किताब के बारे में जानते हैं। किताब का नाम उनका पूछता है, तो जो उन्होंने लिखा द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, उनकी एक पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। वेदांत ज्योतिष उनकी एक पुस्तक है, क्या कि वो जो प्राच्य विद्या था उसके प्रकांड विद्वान थे, उस पर बहुत उन्होंने किताबें लिखी थी, तो वेदांत ज्योतिष लिखा। और एक जो वैदिक क्रोनोलॉजी, अगर पूछेगा कि तिलक की कौन सी पुस्तक है जो पूरी नहीं हो सकी, अधूरी रह गई, तो यह वैदिक क्रोनोलॉजी ही उनकी जो पुस्तक थी उसको पूरा वो नहीं कर सके। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे उनकी जो चर्चित पुस्तक हुई वह गीता रहस्य। एक तो पूछता है कि गीता रहस्य किनकी पुस्तक थी? तो तिलक की थी। आपसे यह भी पूछता है या पूछ सकता है कि जो गीता रहस्य है उसकी रचना तिलक ने कहाँ किया था? तो मांडले जेल में ही उन्होंने इसकी गीता रहस्य की रचना की थी। 1908 से 1914 में वो रहे थे। आपसे यह भी पूछता है कि जो गीता रहस्य है वह किस पर टीका, किस पर काव्य है? तो ये भागवत गीता पर उन्होंने एक टीका लिखा था, गीता रहस्य। यह आपको यह भी पूछता है कि जो गीता रहस्य है उसमें किस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है? तो यह कर्मयोग के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आधुनिक भारत का जो बाइबिल है उसको कौन सी पुस्तक को कहा जाता है? जो तिलक का जो यह गीता रहस्य है इसी को आधुनिक राष्ट्रवाद का बाइबिल कहा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो यह तिलक का जो गीता रहस्य है इसी को कहा जाता है। एक अंग्रेज लेखक था वैलेंटाइन चिरोल, जिसको चिरोल भी कहीं कहीं लिखा जाता है, और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी द इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति। और भारतीय अशांति के जनक उसने इस पुस्तक में तिलक को कहा था। यह पूछेगा कि जो पुस्तक का नाम पूछ देगा कि द इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन चिरोल या चिरोल।
यह पूछेगा कि वैलेंटाइन चिरोल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो द इंडियन अनरेस्ट। और यह भी पूछता है कि द इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन चिरोल ने किसको भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो यह तिलक को कहा था। इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है। और इसी पर वैलेंटाइन चिरोल पर ही मुकदमा के लिए वो इंग्लैंड गए थे और इस पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था। पूछता है कि उन्होंने कौन से व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा इंग्लैंड में किया था, तो यह व्यक्ति वैलेंटाइन चिरोल था। और 1920 का जो गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर रहा था उसके वो बड़े समर्थक थे। और 1 अगस्त 1920 की उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य था। और इसी में कांग्रेस ने उनके स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की थी। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत के दिन कौन से नेता की मृत्यु हो गई थी, तो यह तिलक ही थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। यह पूछता है कि इनके मृत्यु स्मारक के लिए कांग्रेस ने स्वराज कोष की स्थापना की थी, तो इसके उसके बाद 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर जो आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल आंदोलन चलाया था, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और यह भी पूछता है कि जो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था उसमें कौन से सदस्यों ने ज़्यादा भागीदारी निभाई थी, सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, तो उसमें जो होम रूल लीग का जो सदस्य था उसकी भागीदारी सर्वाधिक थी। यह क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनसे संबंधित जो आपको एग्जाम में पूछा गया है या आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा दिए हैं। अतः तो हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आप अपनी सफलता बहुत कम समय में सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।